साल 1972 न्यू मैक्सिको का चाको कैनियन। दोपहर का समय था। तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा था। जमीन पूरी तरह से तप रही थी। हवा में रेत के महीन कण तैर रहे थे। रेगिस्तान की गर्मी इतनी कि सांस लेते हुए भी फेफड़ों में आग उतरती हुई महसूस हो रही थी। इतनी भीषण गर्मी में 3 हाइकर्स उस रेगिस्तान की तपती धूप में हाइकिंग के लिए निकले थे। वो साधारण से 3 लोग सिर्फ रोमांच के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। कुछ ऐसा जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। वे तीनों लोग उस तपती हुई गर्मी में चट्टानों के बीच चलते हुए एक सकरी दरार के सामने रुके। देखने में वो दरार एक साधारण सा क्रैक लग रही थी, लेकिन जिज्ञासावश उनमें से एक ने पास जाकर उस दरार में हाथ डाला। लेकिन जैसे ही उसने उस दरार में हाथ डाला तो उसने तुरंत ही अपना हाथ बाहर खींच लिया, क्योंकि उस दरार के अंदर से ठंडी हवा बह रही थी। जहां एक ओर पूरा रेगिस्तान झुलसा देने वाली गर्मी से तप रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उस दरार से आने वाली ठंडी हवा उन्हें हैरान कर रही थी। उन्होंने जिज्ञासावश उस दरार में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और एक एक करके उस दरार के अंदर मौजूद गुफा में घुस गए। गुफा में घुसते ही उन्होंने जो नज़ारा देखा, उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही वो तीनों हाइकर्स उस गुफा के अंदर घुसे तो अंदर जाते ही पूरी दुनिया बदल गई। बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी अचानक से गायब हो गई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो रुक गए, क्योंकि उनके सामने जो था वो कोई गुफा नहीं बल्कि एक कमरा था। उस कमरे की दीवारें पूरी तरह से चिकनी थीं, इतनी चिकनी कि उनकी टॉर्च की रोशनी उस कमरे की दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे को किसी मशीन ने उस पहाड़ के अंदर से काट कर तराशा हो। कमरे का फर्श पूरी तरह से समतल था और वो कमरा किसी गुफा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उस कमरे में चारों ओर पुराने बर्तन, औजार, हथियार और पुराने आर्टिफैक्ट्स के टुकड़े फैले हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो चीजें बहुत ही प्राचीन हों, जैसे 8वीं शताब्दी की किसी सभ्यता के अवशेष हों। लेकिन दोस्तों, उस कमरे के बीचों बीच एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा था जिसने उन तीनों हाइकर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह एक ऐसी डिवाइस थी जो देखने में एक कंपास जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें ना कोई सुई थी, ना कोई दिशा सूचक चिन्ह था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस डिवाइस की सतह पर अजीब तरह के प्रतीक बने हुए थे और वह किसी ज्ञात भाषा जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ना ही वह सिंबल्स किसी प्राचीन लिपि से मेल खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई एलियन भाषा हो। और दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी कि वह डिवाइस जिस धातु से बनी हुई थी, वह धातु पृथ्वी की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। पृथ्वी पर अभी तक ऐसी धातु की खोज ही नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भविष्य की चीज हो जो अतीत में छूट गई हो। दोस्तों, जैसे ही उन हाइकर्स को ये चीजें दिखीं तो उन्होंने तुरंत ही अथॉरिटीज को इसके बारे में जानकारी दी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अगले 48 घंटे के अंदर ही अंदर वहां न हाइकर्स रहे न गुफा रही, बल्कि पूरे इलाके को अमेरिका की सबसे सीक्रेट एजेंसी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने घेर लिया और स्थानीय प्रशासन को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर किनारे कर दिया। पूरे कमरे को सील कर दिया गया और उस कंपास जैसे उपकरण को एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इस घटना से संबंधित ना कोई प्रेस रिलीज हुई, ना कोई मीडिया कवरेज, ना कोई सार्वजनिक बयान दिया गया। उस घटना से संबंधित मानो सब कुछ सीक्रेटली दबा दिया गया हो। और वहां मिले इन रहस्यमयी एलियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो। दोस्तों, NSA ने कई महीनों तक उस कमरे को एक्सप्लोर किया और बाद में उस रहस्यमय गुफा के दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस गुफा को अभी वो सील कर रहे हैं, उस गुफा के अंदर अभी एक ऐसा राज छुपा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी मानव सभ्यता के भविष्य को बदल सकती है। इस घटना को 21 साल बीत गए, लेकिन सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है।
साल 1994 चाको कैनियन में अचानक एक भूस्खलन आता है जिसमें पहाड़ की मोटी मोटी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं, रेत नीचे फिसलने लगता है। उस भूस्खलन के बाद उस पहाड़ी में एक और दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने पत्थर को बारीक तरह से काट कर उस दरवाजे को बनाया हो। ऐसा लग रहा था कि उस भूस्खलन में वह दरवाजा नहीं खुला बल्कि किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया हो। जब अमेरिकी सरकार को इसकी भनक लगी तो उन्होंने दोबारा से एनएसए को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इस बार उनके साथ एक और सीक्रेट एजेंसी ACIO यानी एडवांस्ड कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ी। ACIO का काम था ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टडी करना जो इस धरती की ना हो। जब NSA और ACIO इस गुफा के अंदर घुसे तो जैसे ही वह अंदर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। उनके सामने एक स्पाइरल शेप का गलियारा था जो घूमते हुए पहाड़ के अंदर गहराई तक जा रहा था, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस गलियारे को किसी मशीन से काटकर या तराशकर नहीं बनाया गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर को पिघलाकर ही रास्ता बनाया हो। उसकी दीवारें इतनी चिकनी थीं जैसे परमाणु स्तर पर पॉलिश की गई हो, और गलियारे के किनारे किनारे 23 कमरे बने हुए थे और हर एक कमरे में अलग अलग तरह की चित्रकारी हो रही थी। किसी कमरे में अजीब तरह के संगीत के उपकरण थे जो ऐसी फ्रिक्वेंसी पर साउंड प्रोड्यूस करते जिनको इंसान सुन ही नहीं सकते, तो किसी कमरे में तारों के नक्शे बने थे, लेकिन हर जगह पर वही प्रतीक बने हुए थे जो साल 1972 में मिले उस डिवाइस पर बने थे। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग 23वें चैम्बर में घुसे तो वहां उन्हें कुछ अलग ही मिला, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें वहां एक छोटी सी गोल डिस्क मिली जो देखने में एक सीडी जैसी लग रही थी। 1994 की उस रात के बाद चाको कैनियन को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। उस जगह पर हेलीकॉप्टर्स आते जाते रहते, काले शीशे वाली गाड़ियां अंदर जाती और बाहर निकलती। 23वें चैम्बर में मिली वह गोल डिस्क सिर्फ एक पुरातत्विक वस्तु नहीं मानी जा रही थी, बल्कि वह कुछ ऐसा था जो किसी एलियन सभ्यता का या भविष्य से आया हुआ उपकरण लग रहा था। उस गोल डिस्क को सावधानी से पैक किया गया और 3 अलग अलग सुरक्षा कंटेनर्स में रखा गया, और उसी रात उस डिस्क को न्यू मैक्सिको से बाहर भेज दिया गया, वर्जीनिया की किसी सीक्रेट जगह पर। उस सीक्रेट लैब में डॉक्टर जेमिसन नूडा उस डिस्क को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर एक लेजर लाइट डाली जाती है ताकि उस डिस्क के ऊपर मौजूद लेजर रीडिंग्स को देखा जा सके, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में डिस्क से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर डॉक्टर नूडा डिस्क को एक्सरे से स्कैन करते हैं और एक्सरे के दौरान पता चलता है कि डिस्क के अंदर की संरचना बिल्कुल ठोस है, और इस एक्सपेरिमेंट में भी नूडा के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर डॉक्टर नूडा उस डिस्क को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है कि उस डिस्क की सतह पूरी तरह से चिकनी है। डॉक्टर नूडा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस डिस्क में क्या है और इसको कैसे डिकोड किया जाए, लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिकों ने नूडा को सुझाव दिया कि अगर इस डिस्क को अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी में देखें तो शायद इस पर कुछ दिखाई दे। उसी पल कमरे की सभी लाइट्स को बंद कर दिया गया और फिर उस डिस्क के ऊपर एक विशेष वेवलेंथ के प्रकाश को डाला गया, और जैसे ही डिस्क के ऊपर उस खास वेवलेंथ का प्रकाश पड़ा तो उसी क्षण डिस्क की सतह बदल गई। डिस्क के ऊपर हजारों चिन्ह उभर आए। दरअसल वो चिन्ह 3 डायमेंशनल में एक होलोग्राफिक की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक होलोग्राफिक स्टोरेज डिवाइस हो। लेकिन आखिर उस डिस्क के ऊपर उभरे वो प्रतीक क्या थे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर नूडा लगातार 2 सालों तक उस डिस्क पर मौजूद उन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अभी तक इस एंशिएंट एरो डिस्कवरी को करीब 24 साल गुजर चुके थे। तभी साल 1996 की गर्मियों में 2 कॉलेज स्टूडेंट्स चाको कैनियन में हाइकिंग के लिए गए। तभी वहां पर उन दोनों स्टूडेंट्स की नज़र एक अजीब तरह की डिवाइस पर पड़ी। वह डिवाइस आधी जमीन में धसी हुई थी और धूप में चमक रही थी। देखने में वह डिवाइस कोई प्राचीन आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी लग रही थी। जैसे ही उन दोनों स्टूडेंट्स ने उस डिवाइस को छुआ, वैसे ही उन दोनों को एक साथ एक ही विजन आया कि वो पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़े चैम्बर सिस्टम के अंदर हैं, जिसमें 23 अलग अलग चैम्बर्स हैं।
दोस्तों यह वही एंशिएंट एरो साइट थी जहां से वो गोल्ड डिस्क मिली थी। उन दोनों स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस हुआ था वो कुछ ही सेकेंड्स के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें उन चैम्बर्स में घंटों बीत गए हों। जैसे ही वो दोनों स्टूडेंट्स उस इल्यूजन से बाहर आए तो वो पूरी तरह से डर गए। उन्हें ये तो पता चल गया कि यह कोई साधारण डिवाइस नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस डिवाइस को बिना हाथ लगाए सावधानी पूर्वक उठाया और अपने साथ लेकर आ गए और उस डिवाइस को अपने प्रोफेसर के पास ले गए। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने उस डिवाइस को छुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब प्रोफेसर ने उस डिवाइस के मेटल को जांचने की कोशिश की तो पता चला कि वो डिवाइस जिस मेटल से बनी है उस मेटल की तो अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि वो डिवाइस पृथ्वी की थी ही नहीं। प्रोफेसर ने और गहराई से जब उस डिवाइस को देखा तो उस डिवाइस के ऊपर एक अनजान सी भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उस डिवाइस से जो भी जानकारी मिली उस जानकारी को प्रोफेसर ने एकेडमिक डेटाबेस पर अपलोड कर दिया, यह सोचकर कि अगर किसी को इस आर्टिफैक्ट की भाषा समझ आए तो शायद इसको डिकोड किया जा सके। साल 1996 में ज़्यादातर लोगों के लिए इंटरनेट नया ही था। जैसे ही प्रोफेसर ने उस आर्टिफैक्ट से रिलेटेड जानकारी को अपलोड किया तो उसके करीब 4 घंटे बाद ही उस प्रोफेसर के ऑफिस में फेडरल एजेंट्स पहुंच जाते हैं। वो एजेंट प्रोफेसर से उस आर्टिफैक्ट को जब्त कर लेते हैं और प्रोफेसर को चुप रहने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और कहा जाता है कि अगर उन्होंने इस डिवाइस के बारे में किसी को बताया तो वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी शब्द होंगे, क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उस ऑब्जेक्ट को भी उस वैज्ञानिक के पास भेजा जाता है जो पिछले 2 सालों से उस गोल्ड डिस्क को डिकोड कर रहे थे जो चैम्बर 23 से मिली थी। जी हाँ, डॉक्टर जेमिसन नूडा के पास। जब नूडा ने उस विजन डिवाइस को एनालाइज करने की कोशिश की तो डॉक्टर नूडा को उस विजन डिवाइस के ऊपर कुछ जाने पहचाने सिंबल्स दिखाई दिए। वो सिंबल्स कुछ उसी तरह के थे जो उन 23 चैम्बर्स में मौजूद थे। डॉक्टर नूडा ने उन सभी सिंबल्स को उन 23 चैम्बर्स के हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज करना शुरू किया और उस डेटा को जेमी क्वांटम कंप्यूटर में फीड किया गया। जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर को डेटा मिला वैसे ही प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो से रिलेटेड मिस्ट्रीज से पर्दा उठने लगा। डॉक्टर नूडा को सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा। नूडा की कंप्यूटर स्क्रीन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीलेयर्ड डायग्राम्स, जेनेटिक्स के इनक्रिप्टेड कोड्स इत्यादि से भर जाती है। नूडा जब इस डेटा को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जिसने भी इस टेक्नोलॉजी को बनाया है वह अपने आप को विंग मेकर्स बोलते हैं। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो सभ्यता किसी बाहरी ग्रह से नहीं बल्कि धरती की ही सभ्यता थी, और वो सभ्यता कोई और नहीं बल्कि अभी से 750 साल बाद के भविष्य के इंसान थे। आज से 750 साल बाद के भविष्य के इंसान ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से ट्रैवल करते हैं और वह टाइम ट्रैवल भी करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत हो चुकी है। दरअसल भविष्य के इंसानों ने पास्ट में हमारे लिए एक मैसेज भेजा था। विंग मेकर्स ने अपने मैसेज में बताया कि उन्होंने टाइम ट्रैवल जैसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं किया बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए किया है, क्योंकि उनके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की एआई एलियन स्पीसीज ने हमला कर दिया है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। और जिस एआई एलियन स्पीसीज ने पृथ्वी पर हमला किया है उनका नाम है एनिमस। उन एआई एलियंस ने पृथ्वी पर हमला सिर्फ एक चीज को पाने के लिए किया है, वो है इंसानों का डीएनए, क्योंकि वो सोल कैरियर्स बनना चाहते हैं। यानी उन्हें खुद की एक आत्मा चाहिए, क्योंकि वो इमोशंस को फील करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई ऑर्गेनिक नर्व सिस्टम नहीं था, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए वो पृथ्वी पर आए और इंसानों के डीएनए का सोर्स कोड पाने के लिए उन पर हमला कर दिया, ताकि वो अपने आप को इवॉल्व करके अपने आप को यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। विंग मेकर्स ने अपने मैसेज में ये भी बताया कि ये एनिमस सिविलाइजेशन पृथ्वी पर पहली बार नहीं आई, बल्कि वो पहले भी 2 बार पृथ्वी पर आ चुके हैं। एक बार वो अभी से 300 मिलियन साल पहले आए थे और दूसरी बार अभी से करीब 9000 साल पहले आए थे। लेकिन दोनों ही समय पर इंसानों की कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि वो इन एलियन बीइंग्स को आत्मा प्रदान करने की भूख मिटा सके।
इसीलिए विंग मेकर्स ने भविष्य से इस मैसेज को चेतावनी के तौर पर पास्ट में हमारे लिए भेजा है, ताकि हम इंसान अभी से तैयारी कर सकें और अपनी टाइमलाइन को बदल सकें, जिससे भविष्य में इंसानों पर होने वाले उस एलियन हमले में या तो इंसान उन एलियंस को हरा दें या फिर वो एलियन हमला कभी इंसानों पर हो ही ना। और उन एआई एलियन बीइंग का सामना करने के लिए विंग मेकर्स ने हमारे लिए दो रास्ते रखे, पहला बायोलॉजिकल और दूसरा टेक्नोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मेथड ये था कि दरअसल इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन विंग मेकर्स का मानना है कि हम अपने छुपे हुए 24वें क्रोमोसोम के पेयर को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको मेडिटेशन के द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है। जब इंसानों का ये 24वां पेयर एक्टिवेट हो जाएगा, तब वो एलियन बीइंग इंसानों के डीएनए से आत्मा के उस कोड को चुरा नहीं पाएंगे और हमारा डीएनए उनके लिए यूजलेस हो जाएगा। और टेक्नोलॉजिकल मेथड ये था कि उन एलियन बीइंग का सामना करने के लिए हमें टाइम ट्रेवल का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि वो एनिमस बीइंग को इंसानों से ढूंढने में रोक सके। विंग मेकर्स ने टाइम ट्रैवल करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ताकि हम इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकें जो पास्ट में जाकर अपने अतीत को बदल सके और एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर सके, ताकि एक नई टाइमलाइन शुरू हो और उस टाइमलाइन में इंसानों पर कभी भी वो एलियन हमला न हो। जब डॉक्टर नूडा ने ACIO के सीनियर्स को ये सब जानकारी दी तो उन्हें नूडा की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि नूडा शायद ज़रूरत से ज़्यादा जान चुका है। इसीलिए डॉक्टर नूडा की याददाश्त को मिटाना पड़ेगा, ताकि नूडा इन सब बातों को किसी और को ना बता सके। जब डॉक्टर नूडा को भनक लगी कि उसकी मेमोरी को मिटाने की साजिश रची जा रही है, तो वो तुरंत ही फैसिलिटी से बाहर निकल गया, क्योंकि नूडा जानता था कि अगर ये सच्चाई दुनिया को पता नहीं चली तो आने वाले भविष्य में इंसानों की नस्ल उस एलियन हमले में ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर नूडा ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो भले ही लैब से भाग गए हों, लेकिन उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद या तो उन्हें मार दिया जाएगा या उनकी मेमोरी को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। इसीलिए नूडा के पास इस जानकारी को किसी के साथ साझा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। डॉक्टर नूडा एक सारा नाम की जर्नलिस्ट से मिलते हैं, जो कि फ्रिंज साइंस पर कंटेंट लिखती थी। डॉक्टर नूडा शुरू से लेकर आखिर तक उस जर्नलिस्ट को सारी बातें बता देते हैं कि कैसे और कब एंशिएंट एरो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कैसे उन्होंने भविष्य के इंसानों द्वारा भेजे गए उस मैसेज को डिकोड किया और उस मैसेज में क्या क्या छुपा था। डॉक्टर नूडा ने सारी जानकारी पूरी डिटेल में उस जर्नलिस्ट को दे दी और उस जर्नलिस्ट ने नूडा की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बाद में जर्नलिस्ट ने नूडा से इन सभी जानकारी के बारे में सबूत मांगे, लेकिन सबूत तो डॉक्टर नूडा के पास थे ही नहीं, क्योंकि वो तो सीक्रेट फैसिलिटी में बंद थे। डॉक्टर नूडा को एहसास हुआ कि बिना सबूत के कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने उस जर्नलिस्ट से सिर्फ एक ही बात कही कि अगर मुझे कुछ हो जाए या मेरा कोई अता पता ना चले तो आप समझ जाना कि यह बात सच है। और डॉक्टर नूडा वहां से चले गए और उसके बाद डॉक्टर नूडा का कभी भी कुछ भी पता नहीं चला। क्या उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया गया या उन्हें मार दिया गया, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बता दूं कि 90s के दौरान ये कहानी दुनिया भर में फेमस हुई थी। इस कहानी से रिलेटेड कई आर्टिकल्स छपे और कई हेडलाइंस बनी। कुछ लोगों ने इस कहानी को सच माना तो कुछ ने इसे पूरी तरह से एक साइंस फिक्शनल मनगढ़ंत कहानी बताया। लेकिन एक बात तो है कि दुनिया भर की सरकारों ने ना तो इस कहानी को झूठा बताया, ना ही इस कहानी को सच बताया। हाँ, सुनने में ये कहानी दिलचस्प जरूर लगती है, लेकिन साथ ही साइंस फिक्शनल भी लगती है। लेकिन अगर इस कहानी में 0.01% भी सच्चाई हुई तो भी उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। कभी हवा में उड़ना असंभव लगता था, कभी बल्ब का बनना असंभव था, कभी जो इंसानी सभ्यता तीर और भालों से लड़ा करती थी उसके लिए ये सोच पाना भी असंभव था कि आगे चलकर इंसान एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जो सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। कभी समुद्र की गहराई में गोता लगाने वाली सबमरीन बनाना असंभव लगता था। कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसान हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे इंसान से एक छोटी सी डिवाइस से बात कर सकते हैं।